हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 7 फरवरी 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा किस द्वीप के तट के साथ एक प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ की खोज की गई है? ऑप्शन ए रांगीरो, ऑप्शन बी ताहिती, ऑप्शन सी मोपिती, ऑप्शन डी है आपका बोरा बोरा। देखिए, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा ताहिती के तट के साथ एक प्रवाल भित्ति की खोज की गई है। यह रीफ 2 मील लंबी है और मानव जनित गतिविधियों तथा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है। इस कोरल रीफ की खोज एक गोता अभियान के दौरान की गई है। यह अभियान जो है वो आपका यूनेस्को द्वारा समर्थित था। ताहिती फ्रेंच पोलिनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह मध्य प्रशांत महासागर में स्थित है। ताहिती का निर्माण ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण हुआ था। कोरल रीफ की खोज जो है वो आपका 100 मीटर से 210 फीट की 100 फीट से 210 फीट की गहराई पर की जाती है। प्रवाल भित्तियों या मूंगे की चट्टानें यानी कोरल रीफ्स समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। प्रवाल कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जीव होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी ताहिती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब तक अस्थायी योजना के आधार पर कितने महिला लड़ाकू पायलटों को ही भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 10। देखिए, भारतीय वायुसेना के प्रायोगिक आधार पर महिला पायलटों की भर्ती के 6 वर्ष बाद रक्षा मंत्रालय ने अब इस प्रक्रिया को स्थायी रूप देने का निर्णय दिया है। अब तक अस्थायी योजना के आधार पर केवल 16 महिला लड़ाकू पायलटों को ही भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने अब इसे अस्थायी योजना बनाने की मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने अब 2015 में महिलाओं को लड़ाकू पायलटों के रूप में वायुसेना में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन फ्लाइंग ब्रांच की फाइटर स्ट्रीम में महिला एसएससी अधिकारियों को शामिल करने की योजना वर्ष 2016 से ही शुरू हो गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए में मैं 15 लिखती हूँ, 16 लिखना था, ठीक है। ऑप्शन ए में 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री जल्द ही कितनी फीट ऊंची स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी देश को समर्पित करेंगे? ऑप्शन ए 120 फीट, ऑप्शन बी है आपका 150 फीट, ऑप्शन सी 200 फीट, ऑप्शन डी है आपका 216 फीट। देखिए, प्रधानमंत्री जल्द ही 216 फीट ऊंची स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी देश को समर्पित करेंगे, जो 11वीं शताब्दी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई है, जिन्होंने जाति एवं पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया था। उनका जन्म वर्ष 1017 में तमिलनाडु के श्रीपेरुंबदूर में हुआ था। रामानुजाचार्य जयंती की तिथि तमिल सौर कैलेंडर के आधार पर तय की जाती है। वो एक महान धर्मशास्त्री थे जिन्होंने सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश दिया। रामानुजाचार्य वेदांत वैष्णववाद दर्शन के महान समर्थक थे। श्री रामानुजाचार्य ने ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसमें जन्म या जाति के बजाय व्यक्ति के आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर सम्मान दिया जाता है। उन्होंने वेदों के गोपनीय और सर्वोत्कृष्ट ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाया। श्री रामानुजाचार्य महान दार्शनिक, संत, चिंतक, समाज सुधारक और वेदांत की विशिष्ट द्वैत धारा के मुख्य उद्घोषक थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 216 फीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य के ग्रामीण लोग एक गोल्डन लंगूर आवास के लिए अभ्यारण्य के टैग का विरोध कर रहे हैं? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। देखिए, असम के ग्रामीण लोग एक गोल्डन लंगूर आवास के लिए अभ्यारण्य के टैग का विरोध कर रहे हैं। असम वन विभाग ने 19.85
वर्ग किलोमीटर के जंगल को कोकईजना बामुनी हिल वन्यजीव अभ्यारण्य में परिवर्तित करने हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की थी। कोकईजना रिजर्व फॉरेस्ट गोल्डन लंगूर के लिए काफी प्रसिद्ध है। ग्रामीणों ने मांग की है कि वन्यजीव अभ्यारण्य के पारंपरिक विचार को छोड़ दिया जाए और वन अधिकार अधिनियम 2006 का उपयोग कर आरक्षित वन को एक सामुदायिक वन संसाधन में परिवर्तित कर दिया जाए, ताकि स्थायी संरक्षण के लिए भागीदारी की सामुदायिक सह प्रतिबंधित प्रणाली सुनिश्चित किया जा सके। ग्रामीणों ने बताया कि स्थानीय लोगों के संरक्षण प्रयासों ने संबंधित अधिकारियों को लगभग 3 दशकों में वन की कैनोपी को 5% से 70% तक ले जाने और गोल्डन स्वर्ण लंगूर की आबादी को 100 से 600 तक बढ़ाने में मदद की है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन बी होगा आपका असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 10 फरवरी, ऑप्शन बी 12 फरवरी, ऑप्शन सी 14 फरवरी, ऑप्शन डी 4 फरवरी। देखिए, सांस्कृतिक एवं धार्मिक सहिष्णुता और सह अस्तित्व को बढ़ावा देने हेतु प्रतिवर्ष 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस पहली बार वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया गया था। यह दिन विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच सम्मान के साथ साथ सभी मनुष्य के बीच साझा मूल्य को बढ़ावा देता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यह विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक समूहों के बीच सहिष्णुता एवं सम्मान, शांति और स्थिरता तथा परितंत्र विकसित करने में मदद कर सकता है। इस दिवस को पहली बार 4 फरवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सभ्यताओं के गठबंधन द्वारा मानव बंधुत्व की उच्च समिति और संयुक्त अरब अमीरात एवं मिस्र के स्थायी मिशनों के साथ संयुक्त राष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम के साथ चिन्हित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 4 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह, ऑप्शन बी है आपका डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, ऑप्शन सी है आपका प्रोफेसर वेद प्रकाश, ऑप्शन डी जगदीश कुमार। देखिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उप कुलपति जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जगदीश कुमार का पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक के लिए नियुक्त किया गया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उप कुलपति के रूप में जगदीश कुमार का 5 वर्षीय कार्यकाल पिछले वर्ष जनवरी माह में समाप्त हो गया था, लेकिन उन्हें उत्तराधिकारी चुने जाने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया था, जिसके पश्चात शिक्षा मंत्रालय के तहत यूजीसी अधिनियम 1956 के द्वारा यह भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बन गया। यूजीसी के जनादेश में विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देना एवं समन्वय स्थापित करना, विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा एवं अनुशासन के मानकों का निर्धारण करना और शिक्षा के न्यूनतम मानकों पर नियम बनाना शामिल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी जगदीश कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओलंपिक मसाल वाहक के रूप में चुनने के बीजिंग के कदम की निंदा करते हुए किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक के राजनीतिक बहिष्कार की घोषणा की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी श्रीलंका। देखिए, गलवान घटना के शामिल एक चीनी सैनिक को ओलंपिक मसाल वाहक के रूप में चुनने के बीजिंग के कदम की निंदा करते हुए भारत ने शीतकालीन ओलंपिक के राजनीतिक बहिष्कार की घोषणा की है। इसका अर्थ है कि भारत राजनयिक स्तर पर ओलंपिक का बहिष्कार करेगा। हालांकि इस आयोजन में भारतीय एथलीट शामिल होंगे। विदित हो कि शीतकालीन ओलंपिक उन खेलों की प्रमुख प्रतियोगिता है जो बर्फ पर खेले जाते हैं। यह प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है और इसमें दुनिया भर के प्रतिभागी शामिल होते हैं। आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्कीइंग और फिगर स्केटिंग कुछ लोकप्रिय खेल हैं जो शीतकालीन खेलों में खेले जाते हैं। आपको बता दें कि पहला शीतकालीन ओलंपिक वर्ष 1924 में फ्रांस के सेमोनिक्स में आयोजित किया गया था। भारत वर्ष 1964 में इन खेलों में हिस्सा ले रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने हाल ही में शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी है आपका त्रिपुरा। देखिए, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने हाल ही में शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है। यह टेक्नोलॉजी पार्क मेघालय के आईटी पेशेवरों को अपने गृह राज्य में कार्य करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। साथ ही इसका उद्देश्य दुनिया भर में काम कर रहे मेघालय के युवाओं को अपने गृह राज्य की ओर आकर्षित करना है। शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं का एक मंच पर अभिसरण करेगा। यह टेक पार्क उद्योग, शिक्षाविदों और सरकारी हितधारकों के सहयोग से इंक्यूबेशन केंद्रों का भी समर्थन करेगा। टेक पार्क को प्लग एंड प्ले मॉडल के आधार पर डिजाइन किया गया है। इस परियोजना का पहला चरण पूरा कर लिया गया है, जो कि राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ में आयोजित पैरेड में शामिल झांकियों में किस राज्य की पैरेड को जो है पहला स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। देखिए, गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ में आयोजित पैरेड में शामिल झांकियों में यूपी को पहला स्थान दिया गया है। उत्तर प्रदेश की झांकी में इस बार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को दिखाया गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र को पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में पहला स्थान मिला है। इसके अलावा सीआईएसएफ अर्धसैनिक बलों के मार्चिंग दस्तों में सबसे श्रेष्ठ अंक आका है। इसके अलावा आपका सैन्य दस्तों की बात करें तो इसमें इंडियन नेवी को पहला स्थान दिया गया है। नेवी को बेस्ट मार्चिंग दस्ते के तौर पर जो है चुना गया है। भारतीय वायुसेना के दस्ते को पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में पहला नंबर मिला है। केंद्र सरकार ने 9 मंत्रालयों की झांकियों को भी इस पैरेड में शामिल किया था। इसमें आपका शिक्षा मंत्रालय, उड्डयन मंत्रालय और संयुक्त रूप से पहला स्थान दिया गया है। इस रिपब्लिक डे पैरेड पर देश के 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों को शामिल किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस भाषा की प्रख्यात साहित्यकार लिली रे का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी ओडिया, ऑप्शन डी बंगाली। देखिए, मैथिली की प्रख्यात साहित्यकार लिली रे का गुरुवार को निधन हो गया। उन्हें उनके उपन्यास मरीचिका के लिए 1982 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्रदान किया गया था। लिली रे ने साहित्य की दुनिया में मैथिली के साथ साथ बिहार का मान भी बढ़ाया। बीते 26 जनवरी को लिली ने अपना जन्मदिन मनाया था। उनके निधन की खबर के बाद सीएम नीतीश कुमार समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने शोक व्यक्त किया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए मैथिली। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।